आरएनए वर्ल्ड, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। आप आरएनए वर्ल्ड के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, आज के सेशन में बात करते हैं पहले, उसके बाद आगे हम लोग मूव करेंगे। आरएनए वर्ल्ड क्या है? हम जानते हैं कि डीएनए जो है बाबू क्या है, डीएनए इज प्रिफर्ड ओवर आरएनए, है ना। डीएनए को प्रेफर किया जाता है आरएनए के ऊपर, बट आरएनए हैज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरस। लेकिन कुछ वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन होता है बाबू तुम्हारा, वो कुछ वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन होता है, आरएनए होता है। ये बात क्लियर है ना। कुछ वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन होता है, आरएनए होता है। तो आरएनए वर्ल्ड में सबसे पहले याद रखना है कि डीएनए को प्रेफर किया गया था ओवर आरएनए। आरएनए के ऊपर किसे ज्यादा हम लोग प्रेफर कर रहे थे, आरएनए से ज्यादा प्रेफर किसके ऊपर, किसको कर रहे थे हम लोग, डीएनए को कर रहे थे। क्लियर है, आरएनए से ज्यादा प्रेफर हम लोग किसको कर रहे थे, डीएनए को कर रहे थे। आलो दोस्तों हम एक बार रिपीट ही कर देंगे, बेकार हो जाए। लास्ट क्लास में हम लोग फीचर ऑफ गुड जेनेटिक मटेरियल पढ़ लिए थे, मतलब एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल का क्या फीचर होता है और कौन एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, ये सब जान चुके हैं। एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए था, क्लियर है ये बात। और एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल का फीचर ये था कि वो केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल होता है, कॉपी करने के लिए मतलब रेप्लिका कर सकता है वो। और तीसरा बात याद रखना है कि वो स्लो म्यूटेट करता है। और फोर्थ बात याद रखना है ये कि वो मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो करता है। उसे हम क्या कहते हैं, एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आरएनए वर्ल्ड बाबू। आरएनए वर्ल्ड क्या होता है, डीएनए जो है ओवर आरएनए ज्यादा प्रेफर किया जाता है ना जेनेटिक मटेरियल के मामले में। लेकिन आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरस में। कुछ वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन होता है, आरएनए होता है। लाइक टीएमवी यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफाज। क्यूबी बैक्टीरियोफाज अलग चीज है और बैक्टीरियोफाज अलग चीज है। क्यूबी बैक्टीरियोफाज में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और बैक्टीरियोफाज में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। डीएनए होता है, बैक्टीरियोफाज में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और क्यूबी बैक्टीरियोफाज में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और यहाँ पे गलती करने का चांस बहुत ज्यादा होता है। टोबैको मोजाइक वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो कुछ वायरस हमारे पास ऐसे हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या देखने को मिलता है, आरएनए देखने को मिलता है। क्लियर है। तो अगर सवाल ये उठा कि आखिर फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है या फिर आरएनए है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है। तो हम ये जानते हैं बाबू कि आरएनए जो है हमारा, आरएनए जो है बाबू, आरएनए इज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जो है वो क्या है बाबू हमारा, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जो है वो क्या है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। अगर आपसे पूछे है कि बताइए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो क्या बोलिएगा, आरएनए जो है होता है वो क्या होता है बाबू हमारा, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल होता है। यहाँ पे हम आपको एक चीज दिखाते हैं, ये हमारा डीएनए है, ये क्या है, डीएनए है। क्लियर है ये बात। इस डीएनए से क्या बनता है बाबू, आरएनए बनता है ना। और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। क्लियर है। ये आरएनए जो है, ये आरएनए अलग अलग तरह का हो सकता है। जैसे टी आरएनए हो सकता है तुम्हारा, आर आरएनए हो सकता है तुम्हारा, और एम आरएनए हो सकता है। क्लियर है। क्या क्या हो सकता है बाबू, टी आरएनए हो सकता है, आर आरएनए हो सकता है और एम आरएनए हो सकता है। टी आरएनए को हम लोग एडेप्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडेप्टर। ये क्या करता है, ये अमीनो एसिड को लाने का काम करता है। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना। ब्रिंग अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड को क्या करता है, लाने का काम करता है। कहां लाने का बाबू, एट राइबोसोम। किसके ऊपर, राइबोसोम। ठीक है। और ये जो आर आरएनए है ये प्रेजेंट होता है राइबोसोम में, प्रेजेंट इन राइबोसोम। और एक्ट करता है, एक्ट यानी कि किसके तरह काम करता है, एक्ट एज कैटेलिस्ट। किसके तरह काम करता है बाबू, कैटेलिस्ट की तरह काम करता है, यानी कि रिएक्शन को स्पीड करने का काम करता है। क्लियर है। और एमआरएनए जो है इसे हम लोग मैसेंजर आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मैसेंजर आरएनए, जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है। इंफॉर्मेशन को क्या करता है बाबू, कॉपी करता है। किसकी इंफॉर्मेशन को, कॉपी ऑफ डीएनए। डीएनए की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कॉपी करता है। तो यहाँ पे जो आरएनए होगा वो कौन सा आरएनए होगा, कौन बच्चा बताएगा, एमआरएनए होगा। जाहिर सी बात है ना, कौन सा आरएनए है, एमआरएनए।
क्लियर है ये बात? तो आरएनए इतना सारा काम कर रहा था, आरएनए इतना सारा काम कर रहा था, लेकिन आरएनए जो था बाबू वो लेस स्टेबल था। आरएनए जो था वो क्या था? लेस स्टेबल था। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि आरएनए जो है वो लेस स्टेबल होता है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आरएनए जो है हमारा वो क्या होता है? लेस स्टेबल होता है ना। और डीएनए जो है हमारा वो क्या होता है? डीएनए इज मोर स्टेबल, है ना, मोर स्टेबल। डीएनए जो है वो हमारा क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? आरएनए कम स्टेबल होता है और डीएनए जो है हमारा ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है बात? तो आगे क्या हुआ? फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है वो हमारा कौन है? आरएनए है ना। और ये आरएनए ही क्या होता है? आरएनए ही क्या करता है? ये जो हमारे पास आज के दिन में डीएनए देखने को मिलता है, ये डीएनए पता है कहां से आया है? ये डीएनए कहां से आया? एवोल्यूशन क्या बताता है कि डीएनए इज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। ये जो डीएनए आज के दिन हमको दिख रहा है वो कहां से इवॉल्व हुआ है बाबू? आरएनए से ही इवॉल्व हुआ है। यही आरएनए ने डीएनए को बनाया था और आज के दिन इस आरएनए का गद्दी छीन लिया है कौन? डीएनए। क्योंकि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए था, पहला राजा आरएनए। और आरएनए बनाया डीएनए को और डीएनए ने क्या किया? आरएनए का गद्दी छीन लिया। रीजन क्या है? ऐसा ही नहीं छीना है, इसने अपने अंदर परिवर्तन किया, इसने अपने अंदर चेंज किया, है ना, और अपने आप को ज्यादा स्टेबल बनाया, तब जाकर उसने क्या किया? इस आरएनए की गद्दी को छीन लिया। और आज के दिन डीएनए जो है वो क्या है बाबू? जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है? आज के दिन जो डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है सभी सेल में, है ना, ऑल सेल्स, सभी सेल्स में जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। तो इसने ऐसा ही गद्दी नहीं छीना है, इसके पीछे कारण है, इसने अपने अंदर परिवर्तन किया। यूरेसिल जो कि रिएक्टिव था उसके जगह पे थाइमिन लाया, है ना, चेंजेस किया, तब जाकर ये क्या बना है बाबू? राजा बना है। क्लियर है? कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? आरएनए वर्ल्ड क्लियर है? बस यही तुम्हारा छोटा सा टॉपिक था, आरएनए वर्ल्ड। नोट्स में देखना कि ये पॉइंट और ये पॉइंट नहीं है, मेंशन कर लेना। क्लियर है? मतलब लिख लेना। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डीएनए रेप्लिकेशन, और ये टॉपिक 5 नंबर में 2023 के एग्जाम में आया था। और इसी रेप्लिकेशन के जगह पे हम रिकॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करके आया था। रेप्लिकेशन इज लगभग सिमिलर टू रिकॉम्बिनेशन इन वर्ड में लग रहा है ना, रेप्लिकेशन ही रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन रेप्लिकेशन। तो वही कंफ्यूजन मेरे साथ खेला कर गया और डीएनए रेप्लिकेशन आया था 5 नंबर में, और हमने डीएनए रिकॉम्बिनेशन एक्सप्लेन करके पूरा बायोटेक का आ गया। रिकॉम्बिनेशन बायोटेक में पढ़ना है और एप्लीकेशन यहाँ पढ़ना है। तो ये 5 नंबर में आपका आया था कब? 2023 के एग्जाम में 5 नंबर का ये आया था। क्लियर है यहाँ तक? तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, इससे पहले हम कुछ डिस्कवरी देखते हैं। डिस्कवरी हमारे पास क्या क्या खोज हुआ है इससे पहले। वाटसन और क्रिक को जो जानते होंगे, वाटसन एंड क्रिक 1953 में, है ना बाबू, 1953 में ये इन्होंने क्या दिया था बाबू? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, पढ़ा चुके हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, और इस मॉडल का मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट ऑफ दिस मॉडल, जिसे हम लोग हॉलमार्क कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हॉलमार्क। मेन पॉइंट ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल का हॉलमार्क क्या था बाबू? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। अगर भूल गए हो तो एक बार वापस से रिकॉल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं। देखो समझो, हमारे पास पहले का डिस्कवरी क्या है? पहले हमने क्या खोज रखा है? हमने ये खोज रखा है कि वाटसन और क्रिक ने 1953 में क्या किया था बाबू? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, और उसका मेन पॉइंट यानी कि हॉलमार्क क्या था? हॉलमार्क इस मॉडल का ये था कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब कि ए के सामने बाबू तुम्हारा टी का आना और जी के सामने तुम्हारे सी का आना। ए के सामने टी का आना और जी के सामने सी का आना। क्लियर है? यही क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहलाता है। तो यहां से इन्होंने क्या किया? अकॉर्डिंग टू देम, है ना, अकॉर्डिंग टू देम इन्होंने एक बात भी कहा था। इन्होंने बात ये कहा था कि हम जब ये चीज जान रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जान रहे थे, ये चीज जान रहे थे कि ए के सामने टी आता है और जी के सामने सी आता है,
तो हम बिना बताए मोड ऑफ रेप्लिकेशन बिना बताए, है ना, कैसे रह सकते हैं। इन्होंने ये चीज कहा था, इसको हमने तुम्हारे नोट्स में एक लाइन में लिख दिया है कि ऐसे करके इन्होंने कहा था, इनका स्टेटमेंट था, पढ़ लेना, सिर्फ काम करनी है, ठीक है। कहाँ गया था भाई? ऐसे करके कहा था कि इट हैज नॉट एस्केप्ड फ्रॉम आवर माइंड, ये हमारे दिमाग से नहीं जा सकता है कि व्हाट इज पॉसिबल मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, कि क्या हो सकता है पॉसिबल मोड डीएनए रेप्लिकेशन का, जब हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के बारे में जानते हैं। मतलब जब हम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जानते हैं तब हम ये बता सकते हैं कि जो मॉडल है, मतलब मोड है, क्या तरीका है डीएनए रेप्लिकेशन का, ये हम बता सकते हैं, ठीक। तो फिर उन्होंने ये चीज को बताया, ये चीज को बताया। क्या बताया इन्होंने? अकॉर्डिंग टू देम, इनके अनुसार क्या था? इनके अनुसार ये था कि डीएनए जो है बाबू तुम्हारा, डीएनए इज टू स्टैंड, है ना। डीएनए जो है वो तुम्हारा क्या होता है? दो स्टैंड होता है। अरे भाई क्या लिखा है? डीएनए जो है तुम्हारा क्या होता है? दो स्टैंड होता है, और वो भी कैसा होता है? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब फिर से बता रहे, एडिनिन के सामने थाइमिन का आना और ग्वानिन के सामने साइटोसिन का आना, ए के सामने टी का आना और जी के सामने सी का आना। क्लियर है? तो दो स्टैंड जो है ना, तो दो स्टैंड में इन्होंने क्या कहा कि टू स्टैंड जो है, वो स्टैंड जो है, ये स्टैंड हमारे पास, ये जो स्टैंड है हमारे पास, ये क्या होते हैं? ओपन होते हैं। क्या होता है? ओपन होता है। जो हमारे पास डीएनए का दो स्टैंड होता है, उसमें से स्टैंड जो है वो क्या होता है? ओपन होता है। ओपन यानी कि खुलता है। और ईच स्टैंड, अभी फिगर की मदद से भी बताएंगे, ईच स्टैंड, हर एक स्टैंड, ईच स्टैंड एक्ट एज टेम्पलेट, किसके तरह काम करने लगता है? टेम्पलेट की तरह काम करने लगता है फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। और इससे क्या होता है? टू न्यू डीएनए फॉर्म, और इससे क्या होता है? दो नया डीएनए जो है बन जाता है। समझो मेरे बात को। इनके अनुसार, यानी कि वाटसन एंड क्रिक के अनुसार, डीएनए जो है वो टू स्टैंड का होता है और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग शो करता है। स्टैंड जो है वो ओपन होता है और हर एक स्टैंड ऐड करता है किसके तरह? काम किसके तरह करता है? टेम्पलेट स्टैंड की तरह। किसके तरह? टेम्पलेट की तरह। फॉर सिंथेसिस, किस लिए बाबू? सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड, नए स्टैंड को बनाने के लिए, नए स्टैंड को बनाने के लिए। और उसके बाद क्या होता है? दो नया डीएनए जो है बन जाता है। अब देखो यहाँ पे तुमको हम समझा रहे हैं, ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है। ये क्या है? डीएनए। ये तुम्हारा एक स्टैंड और एक दूसरा स्टैंड, एक धागा और दो धागा। ये सिंगल धागा जो है ना, वो एक स्टैंड कहला रहा है। क्लियर है? एक जो सिंगल धागा वो क्या कहला रहा है? स्टैंड कहला रहा है। तो ये स्टैंड जो है वो क्या करता है? खुलता है। इस तरह से क्या होता है? खुलता है। मान लो यहाँ पे हमारे पास ये, मान लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और ये तुम्हारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले को क्या किया? खोला, और यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोटाइड लिख लिया, ए टी जी सी, है ना, लिख लिया। मान लो यहाँ फिर ए लिख ले रहे, और यहाँ पे मैंने ये तुम्हारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम दोनों को खोल के अलग कर लिया। ठीक है? दोनों को खोल के अलग कर लिया। क्लियर है? दोनों को खोल के हम अलग कर लिया। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला इधर है मेरे पास, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला इधर है। क्लियर है ये कहानी? इस पे लिख लेते हैं। इस पे सीक्वेंस क्या होगा? जाहिर सी बात है कि इसके अपोजिट होगा इसके सीक्वेंस, है ना, इसके अपोजिट होगा, क्योंकि यही डीएनए का है ना खुला है। तो ए के सामने क्या आता है बताओ? टी आता है। अच्छा, उसके बाद तुम्हारा टी के सामने क्या आता है? ए आता है। उसके बाद जी के सामने कौन आता है? सी आता है। सी के सामने कौन आता है? जी। और यहाँ पे हम वापस से क्या लिखे? ए लिखे, तो ए के सामने क्या होगा? टी। अब ये जो है ना स्टैंड, ये जो हमारा ओल्ड स्टैंड है, ओल्ड यानी कि पहले से जो स्टैंड है, इसी को हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? टेम्पलेट कहते हैं। और ये टेम्पलेट क्या करेगा? एक नया डीएनए का स्टैंड बनाएगा, एक नया डीएनए का स्टैंड बनाएगा, है ना। ये टेम्पलेट कहो या फिर इसे तुम क्या कह सकते हो? ओल्ड स्टैंड कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ओल्ड स्टैंड। ये ओल्ड स्टैंड है जो कि हम तुम्हारे पास पहले से प्रेजेंट है। अब क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास न्यू स्टैंड बनेगा। क्या बनेगा बाबू? न्यू स्टैंड। ए के सामने क्या आता है बताओ? टी। टी के सामने क्या आता है? ए। जी के सामने सी। सी के सामने जी। ए के सामने टी। तो ये जो स्टैंड बना, ये कैसा स्टैंड बना बाबू? न्यू स्टैंड बना। क्या बना? न्यू स्टैंड बना। इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा? न्यू स्टैंड बनेगा। अच्छा, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये क्या होगा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एंटी पोलैरिटी हमेशा याद रखना, है ना। उसके बाद यहाँ पे ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसके अपोजिट लिख दो, ए टी सी के जी जी सी टी ए। तो यहाँ पे ये जो था ये पहले से था, पहले से जो रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पलेट या फिर
ओल्ड स्ट्रैंड। क्लियर है? जो सिंथेसिस करवा रहा है, जो नया स्ट्रैंड बनवा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। जो नया स्ट्रैंड बनवा रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेम्पलेट या फिर ओल्ड स्ट्रैंड। और जो नया बनता है उसे हम क्या कहेंगे? न्यू स्ट्रैंड। तो क्या इस तरह से हमारे पास दो डीएनए बना है? एक ये न्यू डीएनए हो गया, एक ये न्यू डीएनए हो गया, और एक क्या हो गया बाबू? हमारे पास ये जो है न्यू डीएनए हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे दो डीएनए बना कि नहीं बना एक डीएनए से? ये एक डीएनए से दो नया डीएनए बना है, एक डीएनए से दो नया डीएनए बना। तो यही ना कह रहा है कि हर स्ट्रैंड जो है वो किसके तरह काम करता है? टेम्पलेट की तरह। हर स्ट्रैंड किसके तरह काम किया? टेम्पलेट की तरह। फॉर सिंथेसिस, किस लिए बाबू? सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड, नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए। नए स्ट्रैंड को बनाया, नए स्ट्रैंड को बनाया। और टू न्यू डीएनए फॉर्म, और दो नया डीएनए जो है वो इस तरह से बना लेता है। और यही तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए का कॉपी होता है। एक से दो डीएनए बन गया। क्लियर है? डीएनए रेप्लिकेशन। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? याद रखना यहाँ पे कि देखो, एक जो स्टैंड है हमारे पास, है ना, ये तुम्हारे नोट्स में अलग से बना के दिखाया हुआ भी है, लेकिन यहाँ पे हम तुमको बता दे रहे हैं, डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। रुक जाओ, ये डीएनए, ठीक है? ये क्या है? डीएनए। ये हमारा क्या है बाबू? ये डीएनए, ठीक है? इसके स्टैंड को हमने खोल दिया। इसके स्टैंड को क्या खोला? खोल दिया, ठीक है? और इसको भी खोल दिया, दोनों को खोल दिया। एक हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर है? हाँ, एक हमारा 3 प्राइम, बोल ले सही, लिख रहे गलत, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर है ये बात? अब ये एक कॉपी बनाएगा और ये एक कॉपी बनाएगा। क्लियर है? ये एक कॉपी बनाएगा और ये एक कॉपी बनाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इसको क्या लिखेंगे? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हाँ बिल्कुल। और ये जो तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा दो क्या बना बाबू? न्यू डीएनए बना। क्या बना? न्यू डीएनए। बाकी ये सब सेम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होगा उसके सामने आएगा, ये सब सेम चीज होगा। ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना तुमको, ये भी क्या बना? न्यू डीएनए बना। आप हर न्यू डीएनए में तुमको ये चीज दिख रहा होगा कि एक जो स्टैंड है, गौर से देखो, हर न्यू डीएनए में तुमको ये चीज दिख रहा होगा, बस जितना समझा रहे हो उतना ही सुनो। हर एक न्यू डीएनए में तुमको ये चीज दिख रहा होगा कि एक जो स्टैंड है वो क्या है बाबू? ओल्ड है। और एक जो स्टैंड है वो क्या है? न्यू है। दैट्स वाई, मतलब इस वजह से जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। समझे बात? सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी का मतलब होता है आधा, यानी कि आधा जो स्टैंड है उसे हम क्या कर ले रहे हैं? कंजर्व कर ले रहे हैं, और आधा नया बना रहे हैं, है ना? इसलिए कहते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्लियर है? यहाँ तक डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव। याद रहेगा? चलो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है ना? अब आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें अब ज्यादा नहीं बचा होगा। साइंटिस्ट के बारे में डस्टर हुआ कहाँ रखते? अभी ये डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत है। मतलब इतना भी लिख दोगे तो मार्क्स। चलो यहाँ देखो, तो डीएनए रेप्लिकेशन ही चल रहा है आपका, उसी में कहानी आगे बढ़ाया जा रहा है। 5 नंबर में आएगा तो कहाँ तक लिखना है? जहां तक हम आज पढ़ा रहे हैं। उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट अगर आपसे पूछता है तो वो अलग से सेपरेट 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है? तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या याद रखना है आपको कि वाटसन एंड क्रिक ने प्रेडिक्ट कर दिया था। प्रेडिक्ट का मतलब अनुमान लगा दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है तुम्हारा, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। वो कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। और ये चीज जो है आपका लगभग 1953 में हो गया था। 1953 के आसपास इन्होंने ये बात को कह दिया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। लेकिन हमारा शुरू से ये आदत है कि साइंस में किसी का बात नहीं सुना जाता है, कहा जाता है कि एक्सपेरिमेंट दीजिए, प्रूफ दीजिए। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ
एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपका आता है लगभग 1958 में कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है बाबू वो कैसा है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ऑब्जेक्टिव में भी इससे सवाल ये आ सकता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, तो सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसा होता है बाबू? सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो याद रखिएगा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है 1958 में आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद सुनिएगा गौर से कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। वाटसन और क्रिक जो है वो अनुमान लगाते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव हो सकता है। 1953 में अनुमान लगाया जाता है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है 1953 में आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव है। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वहां पे हमारे पास अब अलग अलग साइंटिस्ट आते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव है। बार बार ये शब्द आ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, मतलब सेमी कंजर्वेटिव है। क्लियर? ये सबसे पहले फर्स्ट यानी कि सबसे पहले डन हुआ था, यानी कि पता लगाया गया था इन इकोलाई में। किसमें बाबू? इकोलाई में, जो कि एक बैक्टीरिया था। क्या था? बैक्टीरिया। और इसे पता लगाते हैं मेसेल्सन, मेसेल्सन एंड स्टाल, ये साइंटिस्ट का नाम है ना, मेसेल्सन। नाम देख लेते हैं यार, नाम है तो उल्टा पुल्टा होते हैं लोग। हाँ, मेसेल्सन एंड स्टाल सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि जो सेमी कंजर्वेटिव है डीएनए रेप्लिकेशन वो होता है। समझ में बात? और वो किसके ऊपर पता लगाते हैं? इकोलाई के ऊपर, जो कि एक बैक्टीरिया था। तो सबसे पहले इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर मेसेल्सन एंड स्टाल 1953 में प्रूफ कर देते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है बाबू तुम्हारा, डीएनए रेप्लिकेशन जो है तुम्हारा क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। वो क्या है तुम्हारा? सेमी कंजर्वेटिव है। लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। लेटर ऑन प्लांट्स, बाद में फिर प्लांट्स पे पता चलता है, एंड देन ह्यूमन, और फिर उसके बाद ह्यूमन के ऊपर ये चीज किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, एक साइंटिस्ट थे हमारे, है ना, इन प्लांट्स का नाम था फाबा बीन्स। क्या नाम था? फाबा बीन्स। एक खास तरह का प्लांट होता है फाबा बीन, जिसका साइंटिफिक नेम होता है विसिया फाबा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि प्लांट्स में जिस प्लांट्स का नाम है फाबा बीन, जिसका साइंटिफिक नेम है विसिया फाबा, इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन है सेमी कंजर्वेटिव, वो बताते हैं एक साइंटिस्ट जिसका नाम है टेलर। क्या नाम है? टेलर नाम है। टेलर वो पैसे से नहीं है, टेलर उनका नाम है, टेलर एट ऑल। ये क्या बताते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है क्या है बाबू, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। और ये इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं रेडियो एक्टिव थायमिडीन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? रेडियो एक्टिव थायमिडीन का। एक बार रिपीट कर देते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वाटसन और क्रिक ने प्रेडिक्ट किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव हो सकता है 1953 में। कब? 1953 में। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपका 1953 में आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। 1958 में आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है आपका सेमी कंजर्वेटिव है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में ये किया जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। वहां पे सबसे पहले फर्स्ट डन इन, यानी सबसे पहले एक बैक्टीरिया पे किया जाता है जिसका नाम है इकोलाई। कौन करता है? मेसेल्सन एंड स्टाल 1953 में। कब? 1958 में। कब करते हैं बाबू? 1958 में। ये प्रूफ करते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है सेमी कंजर्वेटिव है। और इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को हम लोग को पढ़ना है, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को हम लोग को पढ़ना है, याद रखना। इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को क्या करना है हम लोग को? पढ़ना है। क्लियर है? उसके बाद क्या कह रहा है बाबू? लेटर ऑन प्लांट्स, बाद में फिर प्लांट्स पे हुआ और देन ह्यूमन पे हुआ। और 1958 में ही, यानी 1958 में ही
प्लांट्स के ऊपर फावा बिन, कौन सा प्लांट? फावा बिन, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था? विसिया फावा। उसमें टेलर एट ऑल, क्या नाम है साइंटिस्ट का? टेलर एट ऑल। उन्होंने ये प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्या है? सेमी कंजर्वेटिव है। और इन्होंने इस्तेमाल किया था, यूज किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का। किसका इस्तेमाल किया था? रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का। याद रहेगा? याद रहेगा? कोई दिक्कत? यहां से याद रखना बहुत जरूरी है कि सबसे पहले जो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है वो किसके ऊपर प्रूव किया गया था? बैक्टीरिया के ऊपर। कब किया गया था? 1958 में। किसने किया? मेसेल्सन एंड स्टाल ने। इसका एक्सपेरिमेंट हमको पढ़ना है। उसके बाद याद रखना है कि प्लांट्स के ऊपर फावा बिन प्लांट्स था नाम प्लांट्स का, जिसका साइंटिफिक नेम विसिया फावा था। टेलर एट ऑल नाम के साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। और इन्होंने इस्तेमाल किया था कि रेडियो एक्टिव जो है वो क्या है? थाइमिडीन। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का इस्तेमाल किया था। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब हम लोग बात करेंगे मेसेल्सन एंड स्टाल के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। एक क्वेश्चन आया था नीट में, क्वेश्चन ये आया था तुम्हारा नीट के एग्जाम में कि बताओ सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो किसके ऊपर हुआ था? और ऑप्शन में था तुम्हारा बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन। तो क्या लगाओगे? बैक्टीरिया के ऊपर हुआ था। याद रखना सबसे पहले जो है डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव, इसका प्रूफ किसके ऊपर किया गया था? सेमी कंजर्वेटिव जो है इसका प्रूफ किया गया था बैक्टीरिया के ऊपर। देन तुम्हारा प्लांट्स और फिर ह्यूमन के ऊपर। क्लियर है? कोई एनिमल्स के ऊपर, तो ह्यूमन कुछ ही है, जानवर है ना, है। क्लियर? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फावा बीन्स प्लांट का नाम था, साइंटिफिक नेम इसी प्लांट का क्या था? विसिया फावा था। साइंटिस्ट का नाम था टेलर एट ऑल, है ना। इन्होंने प्रूफ किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो क्या होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। और इन्होंने प्रूफ किया था प्लांट के ऊपर। और मेसेल्सन एंड स्टाल ने प्रूफ किया था बैक्टीरिया के ऊपर, जिसका नाम क्या है? इकोलाई। समझ गए? क्लियर है? चलो, तो अब हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट क्लास में।